हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी जो न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है वीणा हिंदी की, उसका चैप्टर नंबर 9। इसका नाम है प्रकृति पर्व फूलदेई। तो ये चैप्टर का नाम है और इसमें प्रकृति और पर्व, पर्व का मतलब होता है त्योहार, जो भी त्योहार हम मनाते हैं। तो ये कौन सा है? एक है नेचुरल त्योहार है कोई प्रकृति से, और इसका नाम क्या है? फूलदेई। कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है उत्तराखंड में। ठीक है, और ये चैप्टर नंबर 9 है। चलिए इसे एक बार रीड करते हैं। जानकी बहुत ही प्रसन्न थी। कल वह अपने सभी मित्रों के साथ फूलदेई पर्व के लिए जाएगी। तो जानकी एक बच्ची है जो कि बहुत खुश थी और अपने सभी फ्रेंड के साथ कहाँ जाएगी? वो फूलदेई पर्व यानी त्योहार के लिए। अगले दिन उसकी ईजा यानी कि उसकी माँ, तो वो अपनी माँ को क्या बोलते हैं, किस नाम से बुलाते हैं? ईजा, ने सुबह सुबह उठा दिया। तो उन्होंने किसको? इसको जानकी को सुबह सुबह उठा दिया। नहा धोकर अपनी छोटी डलिया हाथ में लिए फूल चुनने के लिए वह निकल गई। डलिया क्या होता है? डलिया होता है एक छोटी सी वो टोकरी टाइप की होती है। तो इसमें क्या हो, वो फूल चुनने के लिए निकल गई। आंगन में पहुंचते ही उसने हेमा, गीता, राधा, वीर, गोविंद और मनोज को पुकारा। उसने और सभी अपने साथियों को बुला लिया। सब हाथ में छोटी छोटी डलियां लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। तो सब अपने हाथ में छोटी छोटी टोकरियां लेकर और जंगल की तरफ फूल चुनने के लिए निकल गए। फूलदेई उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध त्योहार है। तो ये कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है? उत्तराखंड का। ये त्योहार बच्चों द्वारा मनाया जाता है। तो ये त्योहार मनाते भी कौन है? बच्चे ही मनाते हैं, इसलिए इसे बाल पर्व भी कहा जाता है। बाल यानी बच्चों का, पर्व यानी त्योहार, बच्चों का त्योहार भी कहा जाता है। ये चैत्र मास की संक्रांति के दिन मनाया जाता है। चैत्र मास ये आता है मार्च अप्रैल के बीच में, आसपास वहां आता है ये। चैत्र माह, माह यानी कि महीना, चैत्र माह हिंदू नववर्ष का पहला महीना होता है। तो ये जो महीना होता है वो हिंदुओं के हिसाब से नववर्ष यानी कि न्यू ईयर का पहला महीना होता है। फूलदेई वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। फूलदेई वसंत ऋतु, जब ये बारिश वाली आती है ना बसंत ऋतु, तो उसके आगमन का क्या है? प्रतीक है। चैत्र ऋतु आते ही ऊंची ऊंची पहाड़ियों से बर्फ पिघलने लगती है। जैसे ही चैत्र ऋतु आती है तो जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां, उसमें जो बर्फ जमी होती है वो क्या होती है? धूप के कारण पिघलना शुरू कर देती है। सर्दियों के ठंडे दिन बीत जाते हैं। उत्तराखंड के सुंदर पहाड़ फूलों से लद जाते हैं। जानकी और उसके मित्रों ने बुरांस, प्योली और कई प्रकार के फूल अपनी छोटी छोटी डलियों में इकट्ठे कर लिए। तो ये क्या है? ये वहां के फूलों के कुछ नाम आए हैं, बयांस और फ्योली। अब ये टोली, जिसे फुलारी कहा जाता है, टोली यानी कि समूह, तो ये बच्चों का जो ग्रुप होता है, समूह जो इकट्ठा होता है, तो इसको जो ग्रुप को क्या कहा जाता है? फुलारी कहा जाता है। तो ये हर घर के मुख्य द्वार की दहली, मुख्य द्वार क्या आता है? मुख्य द्वार की दहली मतलब मेन एंट्रेंस का जो पहला मेन एंट्रेंस होता है ना घुसने का, तो उसकी दहली पर ये रुकती है। अक्षत और फूल डालती है और गाती जाती है। अक्षत क्या होता है? अक्षत होता है चावल, थोड़े से चावल डालती है, और जो फूल उन्होंने अपनी डलिया में इकट्ठे किए होते हैं वो थोड़े से फूल डालती है। कहाँ पर? मुख्य द्वार की दहली पर। और क्या गाती है? फूल देई छम्मा देई देणी द्वार भर भरकार, ये देली के बारंबार नमस्कार फूले द्वार। देखिए ये पिक्चर में दिखाया हुआ है, इस तरीके से मेन गेट का एंट्रेंस है और ये दहली है जहाँ पे ये फूल डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो गाना हमने गाया था उसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है आपकी दहली फूलों से भरी रहे, मंगलकारी हो, सबको क्षमा प्रदान करे, क्षमा यानी कि सबको माफ करे, सबकी रक्षा करे, दहली और घर में समृद्धि बनी रहे, सबके घरों में अन्न के भंडार भरे रहे। अन्न के भंडार यानी कि अच्छे से खूब खाना पानी सबके घर में हो। सभी घरों में फुलारी आने की तैयारी की जाती है। तो सभी घर क्या करते हैं? फुलारी आने की तैयारी करते हैं। अब क्या तैयारी करते हैं? देखो, घरों को पूर्णतः स्वच्छ करके देली को गोबर मिट्टी से लीप कर तैयार किया जाता है।
तो पहले जो अपने घरों को कैसे साफ करते थे, अच्छे से साफ करके और गोबर और मिट्टी को एक पेस्ट सा बनाते थे, गोबर और मिट्टी का, उससे लिपा मतलब उसको लिपा करते थे। फुलारी जब गाकर अपना आशीर्वाद देते हैं तो हर घर में उन्हें चावल, गुड़ और भेंट के रूप में पैसे दिए जाते हैं। तो हर घर में जहाँ पे वो फूल डालते हैं तो वहाँ के लोगों ने क्या देते हैं, चावल देते हैं, गुड़ देते हैं और भेंट के रूप में पैसे भी देते हैं। जानकी वो सभी मित्र दिन भर देहली पूछकर बहुत थक गए थे, पर वे बहुत प्रसन्न भी थे, यानी खुश भी थे। इस तरह फूलदेई का त्योहार उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में 8 दिनों से लेकर महीने भर तक चलता है। ये 8 दिनों से लेकर पूरे 1 महीने तक भी मनाया जाता है। बच्चों द्वारा एकत्रित किए गए चावल और गुड़ को मिलाकर बच्चों के लिए हलवा, छोई या साई व पापड़ी जैसे अन्य स्थानीय व्यंजन भी बनाए जाते हैं। तो उनको जो गुड़ और चावल मिलता है ना, उसको हलवा बनाया जाता है उनके लिए, छोई, साई, पापड़ी, ऐसी ऐसी चीज़ें, व्यंजन बच्चों के लिए बनाए जाते हैं। व्यंजन बनाने के लिए जमा पैसों से घी या तेल खरीदा जाता है। तो उन्हें जो पैसे मिलते हैं ना, वो सारे जमा करते हैं, उससे ही उनके लिए घी या तेल खरीदा जाता है। व्यंजन को सब एकत्रित यानी मिलकर एक जगह इकट्ठे होकर और मिलकर खाते हैं। फूलदेई बच्चों को प्रकृति प्रेम और सामाजिक सद्भाव की सीख बचपन से ही देने का पर्व है, यानी त्योहार है। ये त्योहार लोकगीतों, मान्यताओं और परंपराओं से जुड़ने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। यह प्रकृति तथा संस्कृति से जुड़े रहने की प्रेरणा भी देता है। प्रकृति यानी कि जो हमारा फूल पौधे उन सब से हैं, उससे भी जुड़े रहने की, और संस्कृति मतलब ये त्योहार जो हमारा शुरू से चला आ रहा है उसको भी जुड़े रहने की हमें प्रेरणा देता है। तो ये चैप्टर तो फिनिश हो गया। अब चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट है ये बातचीत के लिए। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, त्योहार क्यों मनाए जाते हैं? तो आपको बताना है कि जो ये त्योहार आते हैं, दिवाली, होली, भैया दूज और भी बहुत सारे जो त्योहार आते हैं वो क्यों मनाए जाते हैं, ये आपको अपनी क्लास में डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आपका प्रिय त्योहार कौन सा है? तो आपको बताना है कि आपका सबसे फेवरेट जो त्योहार है वो कौन सा है, दिवाली है, होली है या इसके अलावा कोई और सा है, तो वो आपको बताना है। प्रश्न तीसरा है, आप अपना प्रिय त्योहार कैसे मनाते हैं? तो जो त्योहार आपने बताया कि मुझे ये वाला त्योहार अच्छा लगता है, तो आपको ये भी बताना है कि वो त्योहार आप कैसे मनाते हैं, मतलब सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं, कपड़े पहनते हैं और घर में आपके क्या क्या बनाया जाता है, तो आपको ही पूरा बताना है कि आप उसको कैसे मनाते हैं। प्रश्न चौथा है, बसंत ऋतु के आगमन पर भारत में मनाए जाने वाले त्योहार कौन कौन से हैं? तो ये जब बसंत ऋतु आती है तो भारत में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? तो एक तो है बसंत पंचमी, बसंत ऋतु के नाम से ही है। होली भी, शिवरात्रि, गुड़ी पड़वा, ये सब कब मनाए जाते हैं? बसंत ऋतु, और ये मार्च और अप्रैल के बीच में का समय है। प्रश्न पांचवा है, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में माँ को ईजा कहकर पुकारते हैं। तो उत्तराखंड है, वहां पे एक क्षेत्र है कुमाऊं, तो वहां पे जो माँ को क्या बोलते हैं? ईजा कहते हैं। आप अपनी माँ को क्या कहकर पुकारते हैं? तो आपको बताना है कि आप अपनी माँ को मम्मी, माँ या क्या कहकर बुलाते हैं, तो ये आपको अपनी क्लास में बताना है। नेक्स्ट है, सोचिए और लिखिए। तो आपको इसमें प्रश्न दे रखे हैं, आपको इसको लिखने भी हैं। तो इसमें प्रश्न फर्स्ट है, फुलारी किसे कहते हैं? तो इसमें हमें बताना है कि फुलारी किसे कहते हैं। इसका आंसर ये है, फुलारी उस समूह को कहते हैं जो बच्चे फूलदेई पर्व पर घर घर जाकर दहलीज पर फूल अक्षर डालते हैं और आशीर्वाद के गीत गाते हैं। तो उस समूह को क्या कहते हैं? हम फुलारी कहते हैं। प्रश्न दूसरा है, फुलारी को मिले चावल और गुड़ से क्या क्या बनाया जाता है? तो हमने पढ़ा था क्या बनाया जाता है, बच्चों के लिए हलवा बनाया जाता है, छोई, साई और पापड़ी जैसे स्थानीय व्यंजन बनाए जाते हैं। प्रश्न तीसरा है, फूलदेई को बाल पर्व क्यों कहा जाता है? तो फूलदेई जो त्योहार है उसे बाल पर्व यानी कि बच्चों का त्योहार क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर है क्योंकि इस त्योहार में मुख्य रूप से बच्चे ही भाग लेते हैं। हमने देखा इस चैप्टर में क्या होता है, बच्चे सुबह उठते हैं, डलिया लेते हैं, उसमें फूल लेकर आते हैं, सबके घरों में जाते हैं, वहां पे अक्षर डालते हैं, फूल डालते हैं।
तो ये सारा काम कौन करते हैं? बच्चे करते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? बाल पर्व कहा जाता है। प्रश्न 4 है, फुलदेई पर्व बच्चों को प्रकृति से कैसे जोड़ता है? तो हमें बताना है कि जो फुलदेई पर्व है ये बच्चों को प्रकृति से कैसे जोड़ता है। तो इसका आंसर है ये, फुलदेई पर्व बच्चों को प्रकृति से जोड़ता है क्योंकि इसमें वे प्रकृति फूल इकट्ठा करते हैं। तो जो प्रकृति में जो फूल उगते हैं तरह तरह के, वो बच्चे फूल इकट्ठा करते हैं और प्रकृति के महत्व को समझते हैं। इससे उन्हें पर्यावरण के प्रति सम्मान और प्रेम विकसित होता है। तो इस तरीके से वो प्रकृति से जोड़ता है ये त्योहार। नेक्स्ट देखते हैं भाषा की बात। इसमें क्या है? इसमें ये जो आदमी दिखा रखा है कहता है तुम कौन हो? तो ये लड़की कहती है मैं पूजा हूँ। फिर ये कहता है तुम्हारे साथ कौन कौन है? तो ये लड़की बताती है मेरे साथ मेरे मित्र अंजलि है, मयंक है और निखिल है। तो देखते हैं क्या करना है। ऊपर दिए गए चित्र में शिक्षक पूजा से प्रश्न पूछ रहे हैं। पूजा उत्तर देते हुए अपने और अपने मित्रों के बारे में बता रही है। ये दोनों उदाहरणों से पूर्ण विराम, अल्प विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब देखिए इसमें 3 चिन्हों का प्रयोग किया गया, हमने देखा है ना। जैसे ही एक तो होता है जब कोई लाइन हम पूरी कंप्लीट कर देते हैं तो ये लगता है पूर्ण विराम, ये होता है इस टाइप का, ये होता है ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट होता है अल्प विराम। अल्प विराम कैसे होता है? जैसे हम कोमा भी कहते हैं, जो ऐसे लगाया जाता है नीचे, ये यहाँ दिखा रखा। थर्ड है प्रश्नवाचक चिन्ह। जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं किसी से, क्या आपने खाना खाया, क्या, क्यों, कैसे, जब ये शब्द आता है तो ये बनाया जाता है प्रश्नवाचक चिन्ह। ये से ये कहते हैं, ये यहाँ पे ये बनाया हुआ है। तो देखते हैं आगे क्या करना है। नीचे दिए गए वाक्यों में इन विराम चिन्हों का उपयोग करके वाक्य को ठीक कीजिए। तो नीचे एक वाक्य दिया हुआ है, ये पैराग्राफ सा, इसमें आपको बताना है कि कौन सा चिन्ह कहाँ लगेगा। तो फर्स्ट है गरिमा को फल खाना बहुत पसंद है। तो यहाँ पे एक लाइन खत्म हो गई, ये वाला सेंटेंस पूरा हो गया। तो यहाँ क्या लगाएंगे हम? पूर्ण विराम। देखो है के पास ये लगाए ऐसा पूर्ण विराम। वे अपने मित्र गौरव, कोमा, देखो ये लगा कोमा, दीपक, कोमा, ममता और नवजोत को भी फल खाने की सलाह देती है। यहाँ लगा है कोमा और यहाँ पे सेंटेंस खत्म हुआ तो क्या लगा है? पूर्ण विराम। क्या आपको भी, अब क्या से शुरू है, प्रश्न पूछा है क्या, तो क्या आपको भी फल खाना पसंद है? तो ये क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आप इसकी और प्रैक्टिस करना, किसकी? पूर्ण विराम की। जो भी चैप्टर है देखना कहाँ पे पूर्ण विराम आया है, कहाँ पे ये अल्प विराम यानी कोमा आया है, और कहाँ पे जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या आता है? ये प्रश्न चिन्ह। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पता कीजिए। इसका फर्स्ट है फूलदेई वसंत ऋतु मार्च अप्रैल में मनाया जाने वाला त्योहार है। ऐसे ही शरद ऋतु यानी सितंबर अक्टूबर और हेमंत ऋतु नवंबर दिसंबर में मनाए जाने वाले त्योहारों की जानकारी खोजिए और लिखिए। तो एक तो उन्होंने करके दिखा रखा है, दशहरा मनाया जाता है। और कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं उस ऋतु में? दिवाली, नवरात्रि, छठ पूजा, भाई दूज। अगर आपको और कोई त्योहार पता है तो आप वो लिख सकते हैं या आप यही लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे अवकाश यानी हमारी छुट्टियां। सेकंड है आपके विद्यालय में मिलने वाले अवकाशों की जानकारी प्राप्त कीजिए और ऋतुओं के आधार पर नीचे दी गई तालिका में लिखिए। तो आपको बताना है कि आपके स्कूल में आपको कब कब छुट्टियां मिलती है। अवकाश क्या होता है? छुट्टियां। तो एक तो होती है ये ग्रीष्मकालीन यानी कि गर्मियों की छुट्टियां, शरदकालीन अवकाश यानी सर्दियों की छुट्टियां, और एक होती है शीतकालीन अवकाश, जब और ज़्यादा सर्दियां हो जाती हैं ये तब की छुट्टियां हैं। तो गर्मियों की छुट्टियां होती हैं मई से जून, लगभग 6 हफ्ते की होती है ये। शरदकालीन अवकाश होता है अक्टूबर में, अक्टूबर के महीने में होता है कितने? 1 हफ्ता यानी कि 7 दिनों के लिए होता है। शीतकालीन अवकाश होता है दिसंबर से जनवरी, दिसंबर के लास्ट में शुरू होता है और जनवरी में खत्म होता है, लगभग 2 सप्ताह यानी एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7, 2 सप्ताह में कितने हो गए? 14 यानी 14 दिन। ठीक है,
नेक्स्ट है आइए अपना घर सजाएं। क्वेश्चन नंबर 3 है फूलदेई के दिन घरों को स्वच्छ करके मुख्य द्वार की देहली को गोबर मिट्टी से लीपकर तैयार किया जाता है, जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा था। आप अपने घर को त्योहार के लिए सजाने हेतु किन किन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं? तो आपको बताना है जब भी कोई नया त्योहार आता है तो आप अपने घर को कैसे सजाते हैं और किन किन चीज़ों से सजाते हैं। तो आपको ये यहाँ पे लिखना है। इसमें फर्स्ट है दिए, फूलों से सजाते हैं। इलेक्ट्रिक दिवाली होती है तो हम इलेक्ट्रिक लाइट भी लगाते हैं, रंगोली भी बनाते हैं, तोरण भी बनाते हैं। तोरण क्या होता है मैं अभी बताऊंगी आपको। और अच्छी अच्छी तस्वीरें भी घर में यानी पेंटिंग्स भी घर में लगाते हैं घर को सजाने के लिए। तोरण होता है ये इस टाइप का, जैसे वो लिखा होता है ना हैप्पी हैप्पी दिवाली, वो गेट के उस ऊपर कोने पे लगाया जाता है। तो इस टाइप का इन्होंने पत्ते का बनाया हुआ है, तो ये भी क्या कहते हैं, इसे तोरण कहते हैं। तो ये गेट के मुख्य द्वार पे लगाया जाता है। नेक्स्ट है मेरी कलाकारी। फर्स्ट है फूल, आम और अशोक के पत्तों से या अन्य किसी भी वस्तु के उपयोग से सुंदर तोरण बनाइए। तो आम का पेड़ आप ले सकते हैं, आम के पेड़ों के पत्ते ले सकते हैं। एक होता है अशोक के पेड़, तो ये कैसे होते हैं, ये पत्ते थोड़े लंबे और ऐसे होते हैं बड़े। तो जब इनका तोरण बनाया जाता है तो सुंदर लगता है, तो इनके दोनों के पत्ते ले सकते हैं आप। बीच में ये इन्होंने कैसा गेंदे का फूल लगाया है। तो आपको ये तोरण ऐसे बनाना है, इस तरीके का भी बना सकते हैं, इस तरीके का, ऐसा ऐसा जैसा भी आप बनाए चाहें, और अपने मेन गेट पे लगा सकते हैं। इसमें आप अपने घर में अपने बड़े भाई बहन या अपनी मम्मी की हेल्प ले सकते हैं और इसे बनाने की कोशिश करिए। नेक्स्ट है कल्पना कीजिए। इसमें फर्स्ट है मधुरानी एक दिन उद्यान में गई। मधुरानी यानी कि ये दिखा रखी है मधुमक्खी। वह बहुत प्रसन्न थी यानी खुश थी। वहां उसे मिली सूरजमुखी बहन। तो ये सूरजमुखी का जो फूल है ना, वहां से कौन मिला, ये सूरजमुखी। और सूरज मामा, ये है सूरज मामा। सोच कर लिखिए वे तीनों आपस में क्या बातचीत कर रहे होंगे। तो आपको बताना है कि ये सारे पिक्चर दिखा रखे हैं, आपको बताना है कि तीनों आपस में क्या बातें कर रहे होंगे। तो इसमें मैंने लिखा है फर्स्ट पे ये मधुमक्खी कह रही है नमस्ते सूरज मामा, आप आज बहुत चमक रहे हैं। तो सूरज कहता है आज मौसम बहुत अच्छा है इसलिए मैं पूरी चमक के साथ यहाँ पे हूँ। तभी ये सूरजमुखी के फूल के कहता है मैं तो हमेशा सूरज की ओर मुख करती हूँ। ये फूल कहता है, क्योंकि सूरजमुखी का जो फूल होता है ना, इसका नाम क्या होता है, सूरजमुखी, यानी इसका मुंह जो होता है हमेशा सूरज की तरफ ही होता है। तो क्या कह रही है, मैं हमेशा सूरज की ओर मुख करके रहती हूँ यानी मुंह करके रहती हूँ, इसलिए मैं हमेशा खिली खिली रहती हूँ। तो जैसे ही सूरज उगता है ना और सूरज की तरफ इस फूल का जो मुंह होता है तो ये क्या होता है, खिल जाता है फूल। लेकिन जैसे ही सूरज अस्त हो जाता है और रात में चंदा मामा आ जाते हैं तो क्या होता है, ये जो फूल होता है ये मुरझा जाता है। कौन सा, सूरजमुखी का। तो ये आप, मैंने इसमें ऐसी बातें लिखी हैं, आप जरूरी नहीं है यही लिखना है, आप कुछ और लिख सकते हैं, मधुमक्खी कुछ और कह सकती है, या आप यही लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आइए जानिए। बुरांस के फूल लाल रंग के होते हैं। देखिए ये जो पिक्चर में दिखाया हुआ है इसे क्या कहते हैं, बुरांस का फूल, जो गर्मी के मौसम में आते हैं। ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। ये कब आता है, गर्मियों के मौसम में। इनका उपयोग दवाई बनाने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग किसमें करते हैं, दवाई यानी मेडिसिन बनाने में। ये हिमालय राज्यों में बड़ी संख्या में पाए जाने वाला वृक्ष है, सबसे ज्यादा मिलता है ये। क्या नाम है इसका, बुरांस। नेक्स्ट है फ्योली। ये वाला है फ्योली का पौधा। फ्योली के फूल बसंत के आगमन की सूचना देते हैं। मतलब जब बसंत ऋतु आती है तो ये फूल उग जाते हैं। इन फूलों को देख के हम कह सकते हैं कि बसंत ऋतु आ गई है। पीले रंग के होने के कारण इनका नाम फ्योली रखा गया है। ये पहाड़ी की सुंदरता के प्रतीक हैं। ये औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। औषधीय गुण यानी कि इनसे भी दवाइयां बनाई जाती हैं, यानी इलाज किए जाते हैं, इनका यूज किया जाता है इलाज करने में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा ये चैप्टर तो यहाँ पे फिनिश हो गया। इसमें आगे इकाई 3 दी हुई है, आइए खेले पढ़ने के लिए। तो उन्होंने एक ये कविता सी दी हुई है पढ़ने के लिए। चलिए इसे एक बार रीड करते हैं। सुनो भाई गप, सुनो भाई गप, ये भाई है, भाई नहीं है, भाई। तो देखते हैं। सुनो भाई गप, सुनो भाई शप, नाव में नदियाँ डूबी जाए। चीटी चली बाजार को, नोमन मल के तेल, ईंटें 2 बगल में ले ली, सिर पे धर ली रेल। ये चीटी दिखा रखी है यहाँ पे।
सुनो भाई गप, सुनो भाई शप, नाव में नदियाँ डूबी जाए। गधा चढ़ा खजूर पर, खाने को अंगूर, पीठ पे उसके नाच रहे थे 5-5 लंगूर। ये देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिखा रखा। सुनो भाई गप, सुनो भाई शप, नाव में नदियाँ डूबी जाए। आगे देखते हैं। हाथी डम डम ढोल बजाए, ऊंट खाट पर सोए, बिल्ली सबकी रोटी सेके, घोड़ा कपड़े धोए। सुनो भाई गप, सुनो भाई शप, नाव में नदियाँ डूबी जाए। ये किसने लिखी है? ये किसका नाम? ये अज्ञात ने लिखी है और मालती देवी द्वारा संशोधित एवं परिवर्धित है। ये नाम नहीं बताया किसने लिखी है, और जो मालती देवी है उन्होंने उसको क्या करा, संशोधित यानी ठीक करके दोबारा से ये लिखी है। तो आप इस पोएम को याद करना, अपने घर में सुनाना और क्लास में भी सुनाना। ये चैप्टर हो गया फिनिश। एक बार इसको पूरे को आप रीड करना, चैप्टर को भी, इस पोएम को भी, इसके क्वेश्चन आंसर देखना, न्यू वर्ड्स देखना, और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।